हेलो दोस्तों, डेली मेंस आंसर राइटिंग की डिस्कशन में आपका स्वागत है। और आज 15th डे पे हम पहुंच चुके हैं। हम इस सीरीज़ को 5 सितंबर से स्टार्ट कर चुके थे और हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस किए हैं। दैट डज नॉट मीन कि जो इस वीडियो को पहली बार देख रहा है उसके लिए ये बहुत ही नया कंसेप्ट है। कंसेप्ट यही है कि मेंस का क्वेश्चन यहाँ डिस्कस होता है और किस तरीके से हमने उसको स्ट्रक्चर देना है, उसमें कीवर्ड्स की इंपॉर्टेंस को समझना है और कौन से इश्यूज को हाईलाइट ज़्यादा और कम करना है। बस इन चीज़ों के ऊपर हम बातचीत करते हैं दोस्तों। इसके अलावा भी अगर आप इवैल्यूएशन के साथ मेरे साथ एक 48 डेज़ का, जिसे मैं बूट कैंप कह रहा हूँ, जहाँ पे आपको ये सिखाया जाएगा कि किस तरीके से बेसिकली अपने आंसर राइटिंग को अप्रोच करना है। आपका इनर्शिया ब्रेक किया जाएगा आंसर राइटिंग का और एक हफ्ते में 6 क्वेश्चंस को हम वहाँ डिस्कस करेंगे। उसके लिए 48 डेज़ प्लान हम लेके आए हैं। हमारे इस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप वहाँ पे जाके इसमें एनरोल करा सकते हैं। आपकी इवैल्यूएशन के साथ साथ डिटेल्ड फीडबैक और मेरे साथ लाइव सेशंस ऑन एवरी वीक ये कंडक्ट किए जाएंगे इस प्रोग्राम के अंदर। तो ये एक तरह से आपके मान लीजिए एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा मदद रहेगा, स्पेशली आपके किसी भी अटेम्प्ट की स्टेज पे हैं। यदि आप पहला अटेम्प्ट दे रहे हैं तो भी, और इवन इफ़ यू आर गिविंग अ थर्ड फोर्थ सेकेंड अटेम्प्ट, वट एवर बी द अटेम्प्ट, आपका एक तरीके से जो अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखने का नज़रिया है उसको हम यहाँ पे एक्सप्लोर करने वाले हैं इस कोर्स में। तो आप उसे एनरोल करा सकते हैं और या तो हमारा जो फ्री इनिशिएटिव चल रहा है उसके साथ भी जुड़े रह सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। GS3 का क्वेश्चन है, इट इज़ टाइम फॉर अस टू मेन स्ट्रीम अ न्यू पैराडाइम विच एम्फसाइजेज ऑन एग्रीकल्चर फॉर डेवलपमेंट इंस्टेड ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडस्ट्रियलाइजेशन। पैराडाइम का मतलब है एक समाज के अंदर, एक सोसाइटी के अंदर सोचने का तरीका। तो जब भी हम सोचते हैं एग्रीकल्चर के बारे में, तो एग्रीकल्चर के बारे में, मॉडर्न एग्रीकल्चर या मॉडर्नाइजेशन के बारे में जब हम सोचते हैं तो हम ये सोचते आ रहे हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर का या इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक बहुत बड़ा एलिमेंट या बहुत बड़ा मददगार सेक्टर एग्रीकल्चर बन सकता है। लेकिन यहां इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस पैराडाइम को ही बदलने का वक्त आ गया है। क्यों? क्योंकि हमें सोचना चाहिए एग्रीकल्चर फॉर डेवलपमेंट के बारे में, नॉट एज अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। हमने कमेंट करना है इस पे। और देखिए, क्वेश्चन की खूबसूरती यह है कि ये आपको इंक्लूसिव ग्रोथ के साथ लिंक करवाने के लिए बात करता है। इंक्लूसिव ग्रोथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे मेंस का, GS3 के सिलेबस का। सो यू हैव टू कॉमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट मीन्स वी हैव टू एड्रेस 2 एस्पेक्ट्स। नंबर 1, हमें इंक्लूसिव ग्रोथ को केटर करना है और दूसरा, हमें एग्रीकल्चर के बारे में किस तरीके से सोचा जाता है उस सोच को बदलने वाली बातें यहां पे करनी है। इंट्रोडक्शन में हम अगर ये डिफाइन कर दें या डिफरेंशिएट कर दें कि एग्रीकल्चर फॉर डेवलपमेंट का क्या मतलब है और एग्रीकल्चर इन इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या मतलब है, तो बहुत बेहतरीन से हम बता पाएंगे कि आगे हमारे फ्यूचर कोर्स ऑफ आंसर क्या होने वाला है। उसके बाद हम ये बताएंगे कि एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट इंक्लूसिव ग्रोथ को कैसे प्रमोट करता है और उसके 5-6 डायमेंशन हम देखेंगे। और आखिर में हम ये बताएंगे कि इस चीज को लेके सोच जो है या पैराडाइम शिफ्ट जो है वो स्लोली ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और आगे इसे ले जाने की आवश्यकता है, जरूरत है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है किसी भी गवर्नमेंट की, प्राइवेट सेक्टर की, सोशल सेक्टर की, कि वो इसी पैराडाइम के हिसाब से चले। अब ये पैराडाइम है क्या या सोच है क्या? सोच ये है कि एग्रीकल्चर फॉर डेवलपमेंट इज अ पर्सपेक्टिव दैट व्यूज एग्रीकल्चर एज हार्बिंगर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अभी तक हम ये सोच रहे हैं कि एग्रीकल्चर में से जो लेबर है और कैपिटल है वो चला जाना चाहिए इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ और इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रोथ होनी चाहिए। लेकिन अब हम सोचने का तरीका बदल रहे हैं क्योंकि हमने देखा कि ना तो ज़्यादा कैपिटल इंडस्ट्री में लगी है जितनी रिक्वायर्ड थी उससे तो कम है, और ना ही हमारी लेबर जो है वो ट्रांसफॉर्म हुई है इंडस्ट्री की तरफ। इनफैक्ट वो एग्रीकल्चर से सीधा सर्विसेज सेक्टर की तरफ ट्रांसफॉर्म हुई है। तो उसने ये स्किप कर दिया है बीच वाला ब्लू कॉलर जॉब्स। अब पॉवर्टी, इनकम इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ और एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, देखो कितने ही ऑप्शंस मैंने आपको बताए। ये सारे ऑप्शंस आपके इंक्लूसिव ग्रोथ के अंदर, या सारे एस्पेक्ट आपके इंक्लूसिव ग्रोथ का हिस्सा है। पॉवर्टी को रिमूव करना,
इनकम इनइक्वालिटी को रिमूव करना, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल ग्रोथ पे काम करना और सभी कम्युनिटीज को साथ लेके चलना, यही इंक्लूसिव ग्रोथ है। अब एग्रीकल्चर इन इंडस्ट्रियलाइजेशन की क्या मतलब है? जो अभी तक चलता आ रहा है सिस्टम वो ये कि एग्रीकल्चर इज आइदर अ पेरिफेरल सेक्टर, मतलब कि वो सेक्टर साइडलाइन हो जाएगा, या जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है उसमें बस एक फीडर की तरह काम करने वाला है। सो विद इन द लार्जर गोल ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, एग्रीकल्चर विल हैव अ पेरिफेरल रोल। और हमने जिस तरीके से इंडस्ट्रियल प्लानिंग की भी अपने शुरुआती सालों में आज़ादी के बाद, उससे भी कुछ हद तक ये गलती हमारे सामने आई। उस गलती को सुधारते हुए हमने 60s के बाद से एग्रीकल्चर पे थोड़ा बहुत ध्यान दिया, जहां हमने ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए। बट अभी भी इंक्लूसिव ग्रोथ का इंजन इसे नहीं बनाया जा पा रहा है। नाउ you will move to the point where you have to tell कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट वाला जो पैराडाइम है उससे इंक्लूसिव ग्रोथ कैसे होगी। तो उसके लिए आप ये बताओगे कि प्रेजेंट चैलेंजेस, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन, एक्सट्रीम पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, फूड इनसिक्योरिटी, ये ग्लोबल चैलेंजेस हैं। हमने वॉर के टाइम पे, पैंडेमिक टाइम पे इन चैलेंजेस को एक्सेंचुएट होते हुए देखा है। इंक्रीज इन देयर इंटेंसिटी एंड इंक्रीज इन द वल्नरेबिलिटी ऑफ द पीपल हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक एज वेल एज द रशिया यूक्रेन वॉर। अब उसी पर्सपेक्टिव से हम इंक्लूसिव ग्रोथ में कैसे एग्रीकल्चर फॉर डेवलपमेंट आएगा उसको देखें। सबसे पहले तो इनकम और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का अभी भी ये काफी बड़ा अच्छा साधन हो सकता है, क्योंकि नेशनल इनकम का काफी बड़ा हिस्सा ये जनरेट करता है। ऑल्दो 28% इज अ बिट थोड़ा सा लिबरल एस्टिमेट है, 20-22% के रेंज के आसपास रहता है, बट कई दफ़ा हम ये कह सकते हैं कि ओवरऑल इनकम में इसका कंट्रीब्यूशन इतना है। 48% ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, यानी कि 40% बहुत सब्सटैंशियल है, अभी भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है, जबकि इसका ग्रोथ रेट जो है ओवरऑल नॉट इन द लास्ट 2 years और 3 years, बिकॉज ये कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो किया है तो कोविड पैंडेमिक की वजह से इंडस्ट्री सर्विसेज डाउन गई, बट ओवरऑल जो है इसका ग्रोथ रेट रहता है 2%, 2.5% से ऊपर बहुत हार्डली जाता है, 1.5% के आसपास रहता है। तो चाहे इसका ग्रोथ रेट इतना नहीं है, लेकिन अभी भी ये बहुत बड़ा एक एम्प्लॉयर है और बहुत बड़ा पार्ट ऑफ नेशनल इनकम है। नाउ जीडीपी ग्रोथ अगर एग्रीकल्चर से आती है तो वो पुअर को बेनिफिट करेगी। हम इंक्लूसिव ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो वो पुअर को बेनिफिट करेगी, क्योंकि हमारे यहाँ 85% कौन है? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है। तो उन लोगों को बेनिफिट करेगी अगर हम जीडीपी ग्रोथ एग्रीकल्चर के थ्रू ग्रो करते हैं। नाउ इट ऑल्सो एक्ट्स एज द फीडर टू इंडस्ट्री। तो हमें पता है एग्रो बेस्ड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए फीडर का काम करता है। और एमएसएमई यानी कि वो सेक्टर, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करनी है तो हम लार्ज इंडस्ट्रीज की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की। टेक्सटाइल के अंदर एमएसएमई काम करते हैं, फूड प्रोसेसिंग के अंदर एमएसएमई काम करते हैं, इनको वो बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। अब डेयरी फार्मिंग की बात कर लो कि कितने सारे डेयरी कोऑपरेटिव्स और डेयरी प्रोसेसिंग के लिए अब हमारे लोकल मेड प्रोडक्ट्स आने लग गए। उसका कारण क्या है कि एग्रीकल्चर एक फीडर की तरह काम कर रहा है। तो ये एग्रीकल्चर को एक डेवलपमेंट का टूल की तरह ही इस्तेमाल किया जा रहा है। तीसरी बात है कि ये इंक्लूसिव ग्रोथ इसलिए कर पाता है क्योंकि ये जेंडर बायस को भी रिमूव कर पा रहा है। अब जरूरी नहीं है कि ये कॉन्शियसली ऐसा हो रहा है, इट इज हैपनिंग ड्यू टू द सर्कमस्टांसेस इस तरीके के कि हमें फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर देखने को मिला। जैसे जैसे अर्बन माइग्रेशन होती है, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर होता है, और जैसे जैसे फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर होता है, विमेन के पास ये अपॉर्चुनिटी आती है कि वो भी फील्ड्स में काम करें, वो नॉलेज गेन करें, स्किल गेन करें फार्मिंग का। और नॉलेज इज पावर, ठीक है, ऐसा कहते हैं पावर इज पावर, लेकिन नॉलेज से बहुत ज़्यादा पावर आती है। नॉलेज से डिसीजन मेकिंग वॉइस आती है, फाइनेंशियल लिटरेसी आती है, बैंक अकाउंट पता चल जाता है कैसे ऑपरेट करना है, किसान क्रेडिट कार्ड पता चल जाता है कैसे ऑपरेट करना है, और कुछ केसेस में लैंड ओनरशिप। अगर हम एग्री सेंसस की बात करें, एग्रीकल्चर सेंसस की बात करें, हर 5 साल बाद कंडक्ट होता है, तो एग्री सेंसस के हिसाब से विमेन ओन्ड लैंड होल्डिंग्स थोड़ी सी बड़ी जरूर है, दे हैव इंक्रीज्ड बिट। तो उस चीज को भी आप यहां पे कोट कर सकते हो कि विमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत अच्छा टूल है। विमेन एम्पावरमेंट के लिए एग्रीकल्चर बहुत अच्छा टूल है, तो फिर इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए अपने आप हो जाएगा, क्योंकि जेंडर पैरिटी लेके आएगा। रूरल अर्बन डिवाइड को भी ब्रिज करेगा। तो इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब कि रूरल एरियाज डेवलप होने चाहिए। देखो बहुत ही बेसिक पॉइंट है, और आपको मैं बता दूं कि एग्जाम के अंदर 3-4 जगह पे ही आपको करंट एग्जाम्पल्स देने की जरूरत है। जरूरी नहीं कि आपको बहुत ज्यादा करंट एग्जाम्पल से भरा हुआ आंसर देना है ना, बिकॉज सम ऑफ द क्वेश्चंस दे रिक्वायर जस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट,
और आप उसको किस तरीके से इंप्लीमेंट कर रहे हो, बस 2-3 एग्जाम्पल के साथ उसको एडिशनली लिख दोगे तो आपका आंसर डिसेंट है। आपको ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन में फ्लो चार्ट बनाना है जी, ट्रायंगल बनाना है, डायग्राम ही बनानी है, ये किसी किसी क्वेश्चन में है ना, 20 में से 8, 9, 10 क्वेश्चन में ठीक है, बट बाकी क्वेश्चन में ना तो ये पॉसिबल है ना डिजायरेबल है, आपने पेपर पूरा भी करना है। तो ऐसे सब टाइप के क्वेश्चन में हर चीज में अगर आप इनोवेशन ढूंढने की कोशिश करेंगे तो कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन और भी काम है दुनिया में, है ना। यही नहीं है प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है, ठीक है, बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, ऑप्शनल प्रिपेयर करना है। तो आपको ऐसा भी नहीं ऑब्सेस हो जाना कि मुझे हर आंसर के अंदर कुछ ना कुछ नयाब लेके आना है। 20 में से अगर आपके 8-10 आंसर भी फ्लो चार्ट डायग्राम वाले हैं तो चलेगा ना, बाकी पॉइंट्स में लिख दो, नॉट अ बिग प्रॉब्लम। तो जनरेटिंग डिमांड इन रूरल एरिया, सिंस एग्रीकल्चर इज मोस्टली प्रैक्टिस्ड इन रूरल एरियाज, तो 68% पॉपुलेशन को फायदा तभी होगा जब एग्रीकल्चर ग्रो करेगा, एग्रीकल्चर को डेवलपमेंट टूल बनाने के लिए। वेल्थ फॉर स्मॉल एक्सपोर्टर्स, अब एक्सपोर्टर्स में भी हमारे पास काफी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होते हैं, क्योंकि वो एक्सपोर्ट होते हैं हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती है, क्राइसिस के टाइम पे अपॉर्चुनिटी बन जाती है, जैसे ये रशिया यूक्रेन क्राइसिस के टाइम पे बनी है। लेकिन हमारी पॉलिसी अनसर्टेनिटी जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करती है यहां पे, एंड ये इकोनॉमिक सर्वे ने भी हाईलाइट किया कि पॉलिसी अनसर्टेनिटी क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। अब एग्रीकल्चर को स्मार्ट तरीके से अगर हैंडल करोगे तो एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी वाली प्रॉब्लम भी आपकी दूर हो जाएगी। अनदर एलिमेंट ऑफ योर इंक्लूसिव ग्रोथ इज की ग्रोथ फ्यूचर जनरेशंस को भी इंक्लूड करनी चाहिए। तो हम जब कह रहे हैं कि प्रेजेंट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस अगर हम करते हैं उनको स्मार्ट एग्रीकल्चर में चेंज कर दें तो हमारे लिए ऑटोमेटिकली अपॉर्चुनिटी आ जाती है इंक्लूसिव ग्रोथ करने की, क्योंकि प्रेजेंट तरीके से मिथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन के कंपाउंड्स एग्रीकल्चर वेस्ट जनरेट हो रहा है। आप पोल्यूशन की भी बात कर सकते हो कि यूट्रोफिकेशन होता है एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स की वजह से, सॉइल सैलिनिटी बढ़ती है एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स की वजह से, सॉइल की क्वालिटी खराब होती है। तो ये चीज अगर आप रिमूव करोगे, कैसे रिमूव करोगे? ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का इस्तेमाल करके, एग्रो फॉरेस्ट्री का इस्तेमाल करके, तो एक और एवेन्यू, एक और आयाम, पैराडाइम क्रिएट हो जाएगा जिससे फार्मर्स की इनकम भी इंक्रीज होगी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी आप क्रिएट कर सकते हो। तो एग्रीकल्चर को सेंटर में रख के पॉलिसीज बनानी है, ये आपका नजरिया है। अब हम बता भी सकते हैं कि ऑलरेडी देयर हैव बीन परंपरागत कृषि विकास योजना, एग्री एक्सपोर्ट्स की लिबरलाइजेशन जो एग्री एक्सपोर्ट्स पॉलिसी के अंदर आई है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न एट द सेंटर एंड द स्टेट लेवल। हरियाणा की एग्जांपल दे सकते हो कि आप हरियाणा के अंदर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए आप इंसेंटिव्स देना शुरू कर दो, एग्जांपल दे सकते हो, केस स्टडी दे सकते हो। परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव इन एग्रो प्रोसेसिंग, क्यों? क्योंकि आप फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को एक बहुत ही सनराइज सेक्टर मानते हो, लेकिन हमें कुछ दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, प्रेजेंटली क्या है, एक्सपोर्टर वाली बात, एक्सपोर्टर वाला पॉइंट भी लिख सकते हो आप, व्हाट आर द चैलेंजेस, तो उसमें पॉलिसी अनसर्टेनिटी भी लिख सकते हो, बैक्ड बाय इकोनॉमिक सर्वे। इट आल्सो सेज जितना पॉलिसी अनसर्टेनिटी इंडेक्स देश का बड़ा होता है, यानी कि पॉलिसी अनसर्टेनिटी ज्यादा होती है, उतनी जीडीपी में ग्रोथ कम पाई गई। तो हमें चाहिए क्या क्या, हमारे लिए अभी रोड ब्लॉक्स क्या क्या है? एक तो एग्री टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा क्रूशल है इस चीज़ को टैप करने के लिए, चाहे हम स्मार्ट एग्रीकल्चर की बात करते हैं, चाहे हम एआई इन एग्रीकल्चर की, ड्रोन्स इन एग्रीकल्चर की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये ग्रास रूट लेवल तक पहुँचे। इंस्टीट्यूशनल इनोवेशंस हमें चाहिए, और ज़्यादा एग्रीकल्चर को केटर करते हुए इंस्टीट्यूशंस भी चाहिए, एक्सीलेंट मैन पावर भी चाहिए, स्किल्ड मैन पावर चाहिए, है ना। मैन पावर आपके पास एग्रीकल्चर में 48% है, लेकिन दोस्तों वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में भी तो छिपे हुए हैं कहीं। तो गेनफुल एम्प्लॉयमेंट के लिए अगर उसको बनाना है, उसको बुनाना है, तो इंस्टीट्यूशंस बनाने पड़ेंगे जो और भी ज्यादा गांवों के साथ, विलेजेस के साथ, एग्रीकल्चरल के अंदर इन्वॉल्व फार्मर्स के साथ कोऑपरेट करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। पॉलिसी अनसर्टेनिटी, हम ये पॉइंट लिख सकते हैं, दैट इज अ रोड ब्लॉक। क्रिएटिंग अ न्यू डिमांड, ठीक है, डिमांड तो फूड सेक्टर में तो काफी ज्यादा है। अब फूड सेक्टर के अंदर भारत में जिस तरीके के क्रॉप्स ग्रो होते हैं उसके लिए डिमांड क्रिएट हो रही है, ठीक है, और होनी भी चाहिए। सो ऐसे केटर करना जैसे इंडिया में जो क्रॉप्स सूटेबल है ना, वो ज्यादा फेवरेबल हो हमारे कंज्यूमर्स को, ना कि हम कहीं से इंपोर्ट करें। और गवर्नमेंट ऐसा स्टेप्स लेती है, लेकिन वो थोड़ा सा ऐसा होता है कि स्टॉप स्टार्ट अरेंजमेंट होता है। खैर,
ये सब डिस्कस करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि एग्री लेड डेवलपमेंट, हम ये नया शब्द दे रहे हैं इनको, एग्री लेड डेवलपमेंट। हम एग्रीकल्चर लिखेंगे बट यहाँ पे एग्री लेड डेवलपमेंट कैन ब्रिंग इन मच नीडेड वेलफेयर फॉर वल्नरेबल सेक्शंस एंड ऑल्सो फ्यूल द ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर नेशनल इकोनॉमी। तो ये प्रॉस्पेक्ट्स जो है हमारी कंट्री के, यहाँ पे हम बता सकते हैं। आप फूड प्रोसेसिंग के बारे में और भी बता सकते हो फूड वाला पॉइंट लिख के, लेकिन एक ही पॉइंट में आएगा वो, है ना। सिर्फ फूड सिक्योरिटी के ऊपर फोकस नहीं करना। हम क्या करते हैं, एग्रीकल्चर के बारे में सोचते हैं, हम सोचते हैं फूड क्रॉप्स की ही बात हो रही है सिर्फ, नहीं। एग्रीकल्चर से और भी बहुत प्रोडक्ट सिस्टम यूज होते हैं। और अगर आप एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को डेवलप करते हो, उसको केटर करने के लिए जो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री डेवलप होगी वो भी तो एक इंडस्ट्री है, एग्रीटेक, जिसमें हम बड़े सारे स्टार्टअप्स देख रहे हैं। तो कहने का ये मतलब है कि बहुत ज्यादा आपको बहुत ज़्यादा भी एग्जाम्पल्स देने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बेसिक आइडिया अगर आपको होगा कि कैसे एग्रीकल्चर को टैप किया जा सकता है, आप उसके ऊपर एक आंसर लिख सकते हो प्रॉपर, और इसको कंक्लूड भी अच्छे से आप कर सकते हो। सो दैट इज़ हाउ यू आर गोइंग टू राइट दिस आंसर। अगले आंसर के लिए अगले सेशन में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।